हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत के बुक में से, जिसमें आज हम करेंगे परिशिष्ट हमने कल भी किया था पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं होता समिति के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे इसमें 4th पॉइंट, अनुचित दबाव के विरुद्ध सिविल सेवा को संरक्षण तथा अखिल भारतीय सेवा नियमों एवं केंद्रीय सिविल सेवा नियमों में संशोधन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्रस्तावित सिविल सेवा में कानून में, जो प्रस्तावित सिविल सेवा है उसके कानून में उच्चतम राजनीतिक कार्यकारी अंतिम सत्ता के रूप में बना रहेगा और किसी भी अधिकारी को उसके कार्य से पहले स्थानांतरित करने का उसका अधिकार बना रहेगा, किंतु उसे प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट सिविल सेवा बोर्ड स्थापना बोर्ड के विचारों एवं एक अधिकारी के कार्यकाल से पूर्व स्थानांतरण के लिए आवश्यक कारणों पर ध्यान देना होगा। यह दोहराया गया है कि राजनीतिक कार्यकारी सार्वजनिक हित में किसी अधिकारी के स्थानांतरण का अंतिम प्राधिकार रहेगा। इस प्रकार के स्थानांतरण से प्रभावित अधिकारी इस मामले को 3 सदस्य वाले लोकपाल के समक्ष ले जा सकता है। चूँकि ये प्रभावित अधिकारी के लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, लोकपाल का गठन इस रिपोर्ट में उल्लिखित विवाद निपटान परिषद हेतु प्रस्तावित लोकपाल के समान ही किया जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल लोकपाल से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और इस प्रकार के स्थानांतरणों से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे। राज्यों को इसे विधानमंडल में पारित किए बिना या कानून निर्माण की लंबी प्रक्रिया को अपनाए बिना इसे अपनाने तथा प्रयोज्य बनाने में समर्थ करने के लिए कानून में एक उपयुक्त प्रावधान होना चाहिए। सेकंड है, सिविल सेवा से जुड़े प्रस्तावित व्यापक कानून में अन्य बातों के साथ साथ एक आचार संहिता एवं एक अधिकारी की एक पद पर न्यूनतम कार्यकाल हेतु नियुक्ति जैसे प्रावधान भी शामिल होंगे। प्रस्तावित कानून के अंतर्गत यदि एक अधिकारी का स्थानांतरण उसके कार्यकाल से पहले किया जाता है तो इस उद्देश्य के लिए एक अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा व्यापक प्रशासनिक जांच की जाएगी। जो वरिष्ठ अधिकारी होगा उसके द्वारा जो व्यापक प्रशासनिक जांच है वो की जाएगी। यदि स्थानांतरण का आधार प्रोन्नति विदेश में प्रशिक्षण प्रतिनियुक्ति है तो इस प्रकार की जांच से छूट प्राप्त होगी। अन्य सभी मामलों में जांच की रिपोर्ट सिविल सेवा बोर्ड स्थापना बोर्ड के विचारों के साथ मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं उनके संबंध में इस प्रकार की रिपोर्ट कैबिनेट की नियुक्ति समिति के साथ समक्ष रखी जाएगी। मंत्रालय विभागों में कार्यरत अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए नए कानून में एक कार्यकाल निश्चित किया जाएगा जिसमें स्थानांतरण से पहले प्रशासनिक जांच का प्रावधान शामिल होगा। थर्ड पॉइंट है, आईएएस अधिकारियों के अधिक्षेत्रीय ज्ञान में वृद्धि के लिए सुरेंद्र नाथ समिति, जो सुरेंद्र नाथ है उनकी समिति सुरेंद्र नाथ समिति जुलाई 2003 की सिफारिशों को लागू किया जाए। अन्य 2 अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी अधिक्षेत्रीय या विषय क्षेत्रीय ज्ञान में वृद्धि के लिए समान उपाय किए जाएं। फोर्थ है, अपने गृह राज्य में प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद अपने मूल संवर्ग में वापस अनिवार्य रूप से जाना होगा। अखिल भारतीय सेवा के एक अधिकारी के लिए गृह राज्य में प्रतिनियुक्ति का केवल एक कार्यकाल प्रदान किया जाएगा और ऐसा केवल अति आवश्यक व्यक्तिगत समस्या की स्थिति में ही संभव होगा।
उत्तर पूर्व जम्मू और कश्मीर संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति के मामलों में मौजूदा उपलब्ध छूट की जारी रखा जा सकता है। इस व्यवस्था के उल्लंघन के लिए उचित जुर्माने का प्रावधान होगा और अधिकारी को प्रोन्नति पर विचार करने समय इसको ध्यान में रखा जाएगा। यह प्रावधान केंद्रीय सेवा के उन अधिकारियों पर भी लागू होगा जो विभिन्न राज्य सरकारों में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों और विदेशी सरकारों में प्रतिनियुक्ति पर है। 5th है, मात्र परिष्कृत तकनीक के द्वारा ही प्रशासन को जनता के प्रति मित्रवत नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उच्चतर लोक सेवकों का दृष्टिकोण न बदला जाए और उनकी पहुंच सामान्य जन तक कायम न की जाए। अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण, ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रात्रि प्रवास हेतु अधिक समय खर्च करना होगा। 6 पॉइंट है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए राज्य सेवा के अधिकारियों को भी नेतृत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होगी और इसीलिए इसे उन्हें चयन बोर्ड के साक्षात्कार का सामना करना चाहिए। ये साक्षात्कार उनके ज्ञान की परीक्षा नहीं होगी बल्कि नेतृत्व के गुणों की एक परीक्षा होगी। अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति के लिए चयन सेवा के पिछले रिकॉर्ड और साक्षात्कार परीक्षण के आधार पर अधिकारियों की उपयुक्तता के समग्र मूल्यांकन के द्वारा किया जाएगा। 7 पॉइंट है, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए एक संवर्ग के अधिकारियों का न्यूनतम प्रतिशत 50 होगा जबकि उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड के लिए ऊपरी सीमा 30% और सचिव के उच्चतम ग्रेड के लिए ऊपरी सीमा 20% होनी चाहिए। 8 पॉइंट है, अलग अलग संवर्गों में अखिल भारतीय सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बड़ी संख्या मौजूद है, इसलिए चयनित जिलों में कमिश्नर, डीआईजी, वन संरक्षण स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलाधिकारी, एसएसपी, डीएफओ के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है। अति वरिष्ठ कमिश्नर स्तर के अधिकारियों को जिलों में नियुक्त करने की प्रथा आज़ादी से पहले मौजूद थी और आज़ादी के बाद भी कुछ वर्षों तक चलती रही थी। देश के कुछ राज्यों में ये भी अभी जारी है। 9 पॉइंट है, यदि अवस्थापना बोर्ड कार्यरत मंत्री को अपनी रिपोर्ट देने के बाद केंद्रीय कर्मचारी योजना के एक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अपनी मूल सिफारिश को बदलने में असफल रहता है तो कैबिनेट सचिव बोर्ड के प्रस्तावों को गृह मंत्री के माध्यम से अंतिम निर्णय के लिए प्रधानमंत्री के पास भेज सकता है जो कि एसीसी का प्रमुख होता है। 10 पॉइंट है, केंद्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत वरिष्ठ पदों के लिए नामांकित या पैनल में दर्ज अधिकारियों की संख्या को घटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। 11 पॉइंट, उच्चतर सिविल सेवा के सदस्यों को भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के ओएसडी या निजी सचिव के रूप में अथवा राज्यों में किसी मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति पाने पर कुछ प्रतिबंध लागू होंगे। मंत्रियों को अपने विभाग, मंत्रालय में सिविल सेवा के अधिकारियों में से किसी एक की सेवाएं निजी सचिव के रूप में प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का प्रावधान होगा। 2 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक निजी सचिव के रूप में सेवाएं प्राप्त करने की छूट मात्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्राप्त होगी। 12 पॉइंट है, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के ऐसे सदस्य जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियमित रूप से भर्ती होते हैं और जो अपनी समृद्ध सेवा में पदों की अनुपलब्धता के कारण उच्चतर स्तरों पर पदोन्नति पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले
कार्मिक के रूप में अगला उच्चतर ग्रेड प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार का श्रेणी उन्नयन केवल उन अधिकारियों के लिए उपलब्ध होगा जिनकी कार्य क्षमता एवं कार्यनिष्ठा का रिकॉर्ड बेहतर रहेगा। 13 पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निलंबन अवैध होगा यदि भारत सरकार के द्वारा 60 दिन की अवधि के भीतर इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है। 14 पॉइंट है, नए सिविल सेवा कानून के अंतर्गत उच्चतर सिविल सेवा के सदस्य को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी वैधानिक आयोग या संवैधानिक प्राधिकरण में नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद इस प्रकार की नियुक्ति के लालच से बचाने के लिए ऐसे अधिकारियों को किसी संवैधानिक निकाय या प्राधिकरण में केवल उसी स्थिति में नियुक्त किया जाए जब उनकी आयु 55 वर्ष से कम हो, ताकि 5 से 6 वर्षों की सेवाएं देने के बाद वे इन आयोगों और प्राधिकरणों में से पदमुक्त हो सके। 15 पॉइंट है, उच्चतर सिविल सेवा के सदस्यों के लिए बेहतर क्षतिपूर्ति पैकेज की व्यवस्था की जाए कि इस प्रकार की क्षतिपूर्ति को निजी क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों को प्राप्त क्षतिपूर्ति के साथ विवेक संगत रूप से तुलनात्मक बनाया जाए। उच्चतर सिविल सेवाओं के लिए एक बेहतर क्षतिपूर्ति पैकेज से जुड़े प्रश्नों को अगले केंद्रीय वेतन आयोग के लिए संदर्भित किया जा सकता है। 16 पॉइंट है, त्याग पत्र सेवानिवृत्ति के कम से कम 2 वर्ष के बाद ही कोई लोक सेवक किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है या किसी राजनीतिक पद के लिए चुनावों में भाग ले सकता है। कोई भी लोक सेवक अपने त्याग पत्र सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष बाद ही एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। 17 पॉइंट है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल से जुड़ी राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों, पुलिस विभाग के कार्य की स्वतंत्र समीक्षा और गिरफ्तारी की शक्तियों को दोष रहित बनाने के संबंध में दी गई सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली पर माली मत समिति की सिफारिशों को भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए। 18 पॉइंट है, लोक सेवकों के चिकित्सा खर्चों की पुनः अदायगी हेतु प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाए ताकि बीमारी के प्रत्येक अवसर पर CGHS को रिपोर्ट किए बिना मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। CGHS अस्पतालों में उपलब्ध सेवाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। 19 पॉइंट है, सिविल सेवा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि 15 वर्षों के भीतर उच्च सिविल सेवा की कम से कम 25% सदस्य महिलाओं के रूप में होने चाहिए। वर्तमान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12 से 13% है। उच्चतर सिविल सेवा में महिलाओं को उनके संपूर्ण सेवा काल में 4 वर्षों का अवकाश पूर्ण वेतन के साथ दिया जाए और उन्हें प्राप्त होने वाले यह अवकाश सामान्य अवकाश नियमों के अधीन होना चाहिए। इस प्रकार की सुविधा के द्वारा महिलाओं को अधिकारी के रूप में तथा माताओं गृहिणियों के रूप में निभाई जाने वाली भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाने में सक्षम बनाया जा सकता है। 5 पॉइंट है, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को शासित करने वाले नियमों में परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट है, अनुशासनात्मक जांच के निपटान में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की जांच किसी भ्रष्टाचार में लिप्त किसी लोक सेवक के विरुद्ध की जा रही है या इस प्रकार की जांच का मामला पहले चरण दूसरे चरण के परामर्श हेतु केंद्रीय निगरानी आयोग को संदर्भित किया गया है, फिर भी यदि जांच में अधिकारी को दंडित किया जाता है तो इस मामले में अपील की जा सकती है
तो अपील याचिका पर परामर्श के लिए इस मामले को यूपीएससी के पास भेजा जा सकता है। सेकंड पॉइंट, जहां न्याय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गौण अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्राप्त है, वहीं लंबी और समय खर्च करने वाली प्रमुख दंड कार्यवाहियों की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। थर्ड है, एक जांच अधिकारी को एक पर्याप्त समय अवधि के लिए उसके सामान्य कर्तव्यों से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि वह विभागीय जांच को व्यापक रूप से पूरा कर सके और अपनी रिपोर्ट समय पर जमा कर सके। फोर्थ पॉइंट है, अनुशासनात्मक मामलों से जुड़ा एक डाटाबेस स्थापित किया जाना चाहिए और इस मामलों में होने वाली प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। सिक्स पॉइंट है, जो छठा पॉइंट है, सिविल सेवा सुधारों से जुड़े अन्य मामले। क्या है ये मामले? फर्स्ट है, रक्षा सेवाओं के प्रतिरूप पर लोक सेवकों के लिए भी एक कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जानी चाहिए। सेकंड है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के प्रतिनिधित्व वाली एक उच्च स्तरीय चयन समिति गठित की जानी चाहिए जो राज्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की नियुक्ति के लिए 2 नामों का एक पैनल तैयार करेगी, जिसमें से एक को राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार की एक अन्य उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाए जो कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए 2 नामों का पैनल तैयार करेगी, जिसमें से एक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार की अन्य समितियों का गठन किया जाए जो कि सेबी, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, बीमा नियामक प्राधिकरण, चुनाव आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी अन्य उच्च स्तरीय एवं संवैधानिक नियुक्तियों के लिए उपयुक्त नामों के पैनलों की सिफारिशें करेगी। सामान्यतः इन पदों पर सेवानिवृत्त लोक सेवकों को ही नियुक्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, सेवा मामलों पर वादों को कम करने के लिए प्रत्येक विभाग मंत्रालय में एक विवाद समाधान परिषद DRC होनी चाहिए, जिसमें अध्यक्ष के रूप में एक सेवानिवृत्त अधिकारी और सदस्यों के रूप में 2 सेवारत अधिकारी शामिल हों। DRC का निर्णय बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू होना चाहिए। असहमति की स्थिति में DRC की रिपोर्ट क्रियान्वित होने से पहले सचिवों, कैबिनेट सचिव के कोर समूह के आदेशों को प्राप्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा भी इसी प्रकार की विवाद निस्तारण परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, उच्चतम राजनीतिक स्तर पर लोक सेवा से जुड़े मामलों को प्रमुखता के साथ रखने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रशासन से जुड़ी उप समिति को सिविल सेवा से जुड़े नीतिगत मामलों पर विचार करना चाहिए और उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। सेकंड है, संवैधानिक समीक्षा आयोग सिफारिशें। संविधान की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2000 में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकटचल्या की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग द्वारा मार्च 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आयोग के लिए संदर्भित विषय आयोग को पिछले 50 वर्षों के अनुभव के परिप्रेक्ष्य में इस बात का परीक्षण करना था कि संविधान के वर्तमान प्रावधान कहाँ तक आधुनिक भारत के समाज आर्थिक विकास एवं प्रशासन की प्रभावी, सहज एवं कार्यक्षम प्रणाली की जरूरतों को पूरा करते हैं। आयोग को इस दिशा में लागू किए जाने वाले परिवर्तनों की सिफारिश भी करनी थी। संदर्भित विषयों में स्पष्ट निर्देशित कि आयोग को इस प्रकार के परिवर्तनों की सिफारिश करनी चाहिए जो कि संविधान की मूल संरचना या मूल विशेषताओं में
हस्तक्षेप किए बिना संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर संविधान में संशोधन कर सके। आयोग की सिफारिशें क्या थी? आयोग ने कुल 249 सिफारिशें पेश की थी, जिसमें से 58 सिफारिशें संविधान के संशोधनों से संबंधित थी, 86 सिफारिशें विधायी उपायों एवं शेष 105 सिफारिशें कार्यपालिका के द्वारा पूरी होनी थी। फर्स्ट है मूल अधिकारों से जुड़ी सिफारिशें क्या थी? फर्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत भेदभाव के विरुद्ध निषेध का क्षेत्र विस्तारित किया जाना चाहिए और इसमें नस्लीय या सामाजिक उद्भव, राजनीतिक या अन्य मत, संपत्ति अथवा जन को शामिल किया जाना चाहिए। सेकंड है अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विस्तारित करके इसमें स्पष्ट रूप से प्रेस व अन्य जनसंचार माध्यमों की स्वतंत्रता, विचार मतों की स्वतंत्रता तथा सूचना एवं विचारों को खोजने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता को शामिल किया जाना चाहिए। थर्ड है नए मूलभूत अधिकारों के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाना चाहिए। ए पॉइंट है शारीरिक उत्पीड़न, क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार या दंड के विरुद्ध अधिकार। बी पॉइंट है जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से अवैधानिक तरीके से वंचित किए गए व्यक्ति को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। सी पॉइंट है भारत छोड़ो एवं वापस आने का अधिकार। डी पॉइंट है निजता एवं पारिवारिक जीवन का अधिकार। ई पॉइंट है 1 वर्ष में न्यूनतम 85 दिनों के लिए ग्रामीण मजदूरी योजना रोजगार पाने का अधिकार। एफ पॉइंट है अदालतों, न्यायाधिकरणों एवं त्वरित न्याय तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार। जी पॉइंट है समान न्याय एवं निःशुल्क वैधानिक सहायता, यह वर्तमान में एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, प्राप्त करने का अधिकार। एच पॉइंट है देखभाल तथा सहायता व सुरक्षा, बच्चों के संबंध में का अधिकार। आई पॉइंट है सुरक्षित पेयजल, प्रदूषण की रोकथाम, पारिस्थितिकी के संरक्षण एवं संवहनीय विकास का अधिकार। फोर्थ पॉइंट है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को विस्तारित करके इस प्रकार से पढ़ा जाए, प्रत्येक बालक को 14 वर्ष की आयु पूरा होने तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा और बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों से संबंधित यह अधिकार 18 वर्ष की आयु पूरा होने तक प्राप्त होगा। फिफ्थ पॉइंट है निवारक विरोध, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत के संबंध में 2 बदलाव किए जाने चाहिए। फर्स्ट है निवारक निरोध की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। परामर्श बोर्ड में 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य शामिल होने चाहिए जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हों। 6 पॉइंट है सिख, जैन एवं बौद्ध मतों को हिंदू धर्म के पृथक धर्मों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इस सभी को आपस में समूहबद्ध करने वाले प्रावधानों को समाप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में हिंदू शब्द को ऐसे रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें ये धर्म भी शामिल होते हैं। 7 पॉइंट है 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट नियमों और अधिनियमों के संबंध में अनुच्छेद 31B के अंतर्गत प्राप्त न्यायिक समीक्षा से संरक्षण को केवल ऐसे मामलों तक सीमित किया जाए जो कि कृषि सुधारों, आरक्षण, निर्देशक सिद्धांतों से जुड़े कुछ विशिष्ट प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित हो। 8 पॉइंट है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत के दौरान अनुच्छेद 17, 23, 24, 25 और 32 के अलावा अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित न किया जाए। सेकंड है संपत्ति के अधिकारों से जुड़ी सिफारिशें, अनुच्छेद 301 को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाए। फर्स्ट है संपत्ति का वंचन या अर्जन कानून के प्राधिकार द्वारा केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किए जाएगा। सेकंड है
संपत्ति का वंचन या अर्जन मनमाने तरीके से नहीं किया जाएगा। थर्ड है, कृषि भूमि परंपरागत रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों द्वारा प्रयुक्त भूमि या उनसे जुड़ी गैर सरकारी आवास भूमि एवं वन भूमि का अधिग्रहण कानून के प्राधिकार द्वारा केवल उसी स्थिति में किया जाएगा जब इस प्रकार की भूमिका पर कब्जा लेने से पहले उपयुक्त पुनर्वास योजना उपलब्ध कराई गई हो। संक्षेप में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अपनी भूमि के अधिग्रहण के बदले में उपयुक्त पुनर्वास सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। थर्ड है, नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़ी सिफारिशें। फर्स्ट पॉइंट है इसका, संविधान के भाग 4 के शीर्ष को संशोधित रूप में इस प्रकार से पढ़ा जाए, राजनीतिक एवं कार्यवाही के निर्देशक सिद्धांत। सेकंड है, जनसंख्या के नियंत्रण पर एक नया निर्देशन सिद्धांत जोड़ा जाए। मूल कर्तव्य से जुड़ी सिफारिशें। अनुच्छेद 51A में कुछ नए मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इनमें चुनावों में मतदान करने, प्रशासन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी करने, कर चुकाने, बच्चों को नैतिक एवं शारीरिक उत्थान करने और औद्योगिक संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने जैसे कर्तव्य शामिल हैं। फिफ्थ है, संसद एवं राज्य विधानमंडलों से जुड़ी सिफारिशें। फर्स्ट पॉइंट है इसका, विधेयकों के विशेषाधिकारों को संसद एवं राज्य विधायिकाओं के मुक्त एवं स्वतंत्र कार्यचालन हेतु परिभाषित एवं परिसीमित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 105 को ये स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया जा सकता है कि संसदीय विशेषाधिकारों के अधीन सदस्यों को प्राप्त प्रतिरोधात्मक के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पूर्ण कृत्य शामिल न हो। इसके अलावा कोई भी न्यायालय लोकसभा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना सदन के किसी भी सदस्य के विरुद्ध सदन में किए गए किसी भी कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 194 को भी राज्य विधायिकाओं के सदस्यों के संबंध में इसी प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, राज्यसभा के चुनावों में भाग लेने की पात्रता के अंतर्गत संबंधित राज्य का निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता को बनाए रखना चाहिए। यह राज्यसभा के संघीय चरित्र को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। थर्ड पॉइंट है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को जारी नहीं रखना चाहिए। फोर्थ है, चुनाव आयोग को उपयुक्त विधायिका के एक सदस्य के रूप में चुने जाने के उद्देश्य से लाभ के पदों को चिन्हित करने एवं केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के अधीन लाभ के पदों को अधिघोषित करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। 6 पॉइंट है, कार्यपालिका एवं प्रशासन संबंधी सिफारिश है। फर्स्ट है, त्रिशंकु संसद की स्थिति में लोकसभा सदन के नेता का चुनाव कर सकती है। लोकसभा के इस प्रकार चुने गए नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रस्ताव से प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की राष्ट्रपति की सिफारिश भी विवेकाधीन शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, एक प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के साथ एक वैकल्पिक नेतृत्व के प्रस्ताव पर भी साथ साथ मतदान होना चाहिए। इसे अविश्वास के रचनात्मक मतदान की प्रणाली कहा जाता है। थर्ड है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 20% के द्वारा पूर्व सूचना देने पर ही सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। फोर्थ है, किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या विधायिका के लोकप्रिय सदन की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है, राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ परामर्श के बाद ही करनी चाहिए। सिक्स्थ है, अनुच्छेद 356 को
समाप्त नहीं करना चाहिए, किंतु इसका प्रयोग केवल अंतिम उपचार के रूप में किया जाना चाहिए। 7 पॉइंट है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद ने विधानसभा का विश्वास खो दिया या नहीं, इस प्रश्न का परीक्षण केवल सदन के पटल पर ही होना चाहिए। 8 पॉइंट है, संविधान के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति हेतु प्रावधान उपलब्ध कराए जाने चाहिए और प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए तथा राज्यों में लोकायुक्त की संस्था का गठन किया जाना चाहिए। 9 पॉइंट है, संयुक्त सचिव से ऊपर के सरकारी पदों पर पार्श्विक प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। 10 पॉइंट है, ईमानदार लोक सेवकों को संरक्षण तथा बेईमान लोक सेवकों को दंड सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 311 को संशोधित किया जाना चाहिए। 7 पॉइंट है, केंद्र राज्य एवं अंतर्राज्यीय संबंधों से जुड़ी सिफारिशें। फर्स्ट है, 1990 का अंतर्राज्यीय परिषद अध्यादेश उन मामलों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है जिन्हें परामर्श का भाग बनाया जाना चाहिए। सेकंड है, आपदा एवं आपातकालीन स्थिति प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों के प्रबंधन को 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। थर्ड है, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग नामक एक वैधानिक निकाय का गठन किया जाना चाहिए। 5th पॉइंट है, न्यायपालिका से जुड़ी सिफारिशें। फर्स्ट है, संविधान के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा कर सके। इस आयोग में अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्यों के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के 2 सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल न्यायाधीश जो है केंद्रीय विधि मंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा नामांकित एक व्यक्ति शामिल होना चाहिए। सेकंड है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की एक समिति को उन शिकायतों का परीक्षण करना चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पथभ्रष्ट व्यवहार से संबंधित हो। थर्ड है, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को क्रमशः 65 से 68 तक बढ़ाया जाना चाहिए। 9 पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक बदलाव एवं विकास की गति के संबंध में। फर्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को की पीठों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का तरीका खोजा जाना चाहिए। सेकंड है, सामाजिक नीति का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों को सक्षम बनाने पर केंद्रित होना चाहिए और बालिकाओं को सामान्य श्रेणी के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। थर्ड है, कमजोर वर्गों के लिए चिन्हित संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए नवीन संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। 10 पॉइंट है, केंद्रीकरण से जुड़ी सिफारिशें। फर्स्ट है, 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को इस प्रकार से पुनः रचित किया जाना चाहिए ताकि पंचायतों एवं नगर निकायों के लिए विशेष वित्तीय अधिक्षेत्रों का निर्माण किया जा सके। सेकंड है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पंचायत परिषद का गठन किया जाना चाहिए। 11 पॉइंट है, निर्वाचन प्रणाली एवं दलों के संबंध में सिफारिशें। फर्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं वैधानिक निकाय की सिफारिशों के आधार पर होनी चाहिए। इस निकाय में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति को शामिल किया जाना चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, 5 या अधिक वर्षों
की कैद वाले किसी भी आपराधिक दंड के लिए आरोपित व्यक्ति को संसदीय या विधानसभा चुनाव में भाग लेने से वंचित किया जाना चाहिए। सेकंड है, एक उम्मीदवार को एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फोर्थ है, चुनाव आचार संहिता को कानून की पवित्रता दी जानी चाहिए। फिफ्थ है, राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को समुचित लेखा प्रणाली या अंग बनाया जाना चाहिए। सिक्स्थ है, राजनीतिक दलों के द्वारा सभी नागरिकों के लिए जाति एवं समुदाय या अन्य किसी भेदभाव के बिना खुले रहने चाहिए। 12 पॉइंट है, दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी सिफारिशें। संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को इस प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए। कैसे? फर्स्ट है, किसी राजनीतिक दल के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुने गए सभी व्यक्तियों को निजी या सामूहिक रूप में दल बदल करने पर अनिवार्यतः अपनी संसदीय या विधानसभा सीटों से त्यागपत्र देना चाहिए तथा ताज़ा चुनाव में भाग लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, दल बदल करने वालों को किसी भी मंत्री पद या किसी अन्य लाभकारी राजनीतिक पद पर मौजूदा विधायिका या अगले चुनाव तक जो भी पहले हो शेष कार्यकाल की अवधि के लिए पद धारण से वंचित किया जाना चाहिए। थर्ड है, एक दल बदल करने वाले सदस्य द्वारा एक सरकार को अस्थिर करने के लिए डाले गए वोट को अवैध माना जाना चाहिए। फोर्थ है, दल बदल के आधार पर अपात्रता से जुड़ी प्रश्नों पर निर्णय करने की शक्ति समृद्ध सदन के स्पीकर या अध्यक्ष की बजाय चुनाव आयोग में निहित होनी चाहिए। आयोग द्वारा गैर अनुशंसित मुद्दे कौन से हैं? फर्स्ट है, आयोग ने उच्च संवैधानिक पदों पर ऐसे व्यक्तियों की पात्रता की स्थिति तय करने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की जो ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ तथा या किसी दादा दादी नाना नानी भारतीय नागरिक थे। आयोग ने मात्र यह सुझाव दिया कि इस प्रश्न का परीक्षण एक राष्ट्रीय संवाद के बाद एक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा गहन रूप में किया जाना चाहिए। आयोग इस प्रश्न पर विभाजित हो गया था और इसी कारण PM संगमा ने आयोग को छोड़ दिया था। सेकंड है, आयोग ने एक समान नागरिक संहिता की सिफारिश नहीं की थी। थर्ड है, आयोग ने चुनावों के राज्य द्वारा वित्त पोषण के विचार को अस्वीकार कर दिया था। और फोर्थ है, आयोग ने चुनावों में न्यूनतम 50% प्लस 1 वोट के सुझाव का अस्वीकार कर दिया था। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।